अब भाई सोचो आप, राहुल बाबा ऊपर चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं दिल्ली में बुलडोजर राज चल रहा है, यूपी में योगी बुलडोजर राज चला रहे हैं, गरीबों के घर बुलडोजर भेज रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? हाइड्रा नाम सुने आप? किसका घर तोड़ने भेजे आप? गरीब आदमी के घर पे जाता हाइड्रा, अमीरों के घर पे, बड़े बड़े लोगों के, चीफ मिनिस्टर, वजीर, जो लोग भी तालाब में घर बनाए उनके घरों पे नहीं जाता हाइड्रा। आप देखो, आप बड़े बड़े जो लीडर आए, तिरुपति रेड्डी बोल के चीफ मिनिस्टर का भाई, उसका घर है दुर्गम चेरू के शिकम में, वहां नहीं जाता हाइड्रा। पटनम महेंद्र रेड्डी का घर है तालाब के अंदर हिमायत सागर में, वहां नहीं जाता हाइड्रा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी वजीर है रेवेन्यू के, उसके घर कभी नहीं जाता हाइड्रा, वो भी उसी का घर वहीं पे है, उस्मान सागर के तालाब के पास। वैसे ही केवीपी रामचंद्र राव, विवेक, ये सब तो छोड़ो, रेवंत रेड्डी साहब का घर कोडंगल में, जो वजीर आला है, उनका घर है कोडंगल में एक तालाब में, रेड्डी कुंटा में, कुंटा माने तालाब, तालाब के अंदर है उनका भी घर, शिकम पट्टे में है। उनके घर कोई हाइड्रा नहीं जाता। कहां जाता? रहमत नगर, बोराबंडा, अमीरपेट, हर जगह जहां गरीब है, सुन्नम चरू, जहां कहीं भी गरीब है, अगर दो चार शेड डाल दिया, वहां जाके तोड़ दो। गरीब के पास अगर कागज भी है, कोई किसी के पास नोटरी होगा, कोई किसी के पास कोर्ट ऑर्डर होगा, कोई नहीं देखना है, निकाल फेंको उसको बाहर। गरीब के पास आवाज नहीं है, दम नहीं है, तो तोड़ दो। मैं भाइयों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यूसुफगुड़े में हो, रहमत नगर में हो, बोराबंडे में हो, या सोमाजीगुड़ा में, वेंगलराव नगर में, जहां कहीं भी, जुबली हिल्स में, गलती से अगर आपने वोट दे दी कांग्रेस को, गलती से, आप दो चीज कबूल कर रहे हैं। पहली बात ये कबूल कर रहे हैं कि आप लाइसेंस दे रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को, भाई आके मेरा घर तोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं। आप जो इतने दिन काम करते आए घर तोड़ने का, एक घर भी नहीं बनाए, एक ईंट भी नहीं लगाए 2 साल में हैदराबाद में, कहीं एक ईंट भी नहीं लगाए। इंदिरा मां बोले एक ईंट भी नहीं लगाए, पर कई सारे घर तो तोड़ दिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप वोट दिए कांग्रेस को तो बराबर लाइसेंस देने वाली बात है, घर तोड़ दो बोल के। और दूसरी बात, ये भी कबूल करने वाली बात हो गई, अगर आप उनको वोट दिए, कि भाई आप जो धोखेबाजी 22 महीने से कर रहे हैं, 6 गारंटी के नाम पे, 420 वादों के नाम पे, उसको कबूल किए जैसा हो जाता, कि भाई जो आप कर रहे हो फरेब और जो धोखेबाजी, उसका पूरा एक बार फिर आप अगर वोट देंगे तो उसका इस्तेकबाल कर दिया, ये वाला हालचाल हो जाएगा, कबूल करने वाली बात हो जाएगी। तो मैं आप तमाम भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हाँ, मालूम है हमें भी कि इस इलेक्शन अगर हम जीतेंगे तो इमीडिएटली केसीआर साहब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। पर मौका जब मिला सबक सिखाने का कांग्रेस को, कि भाई आप लोग जो कर रहे हो गलत है, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात भी है, आप एक बार सोचिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि रेवंत रेड्डी का एजेंडा बीजेपी का है। आप सोचिए, ऊपर राहुल बाबा चीखते रहते, चिल्लाते रहते कि अदानी गलत आदमी है, फ्रॉड है। रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं? नहीं, अदानी तो फ्रॉड नहीं, हमारे फ्रेंड है, उसके साथ धंधा करेंगे जरूर, उससे 100 करोड़ चेक भी लेंगे हम। जब हम लोग आवाज उठाए तो चेक मजबूरन वापस लौटाना पड़ा इनको, आपको याद होना चाहिए। ऊपर राहुल बाबा बोलते रहते हैं कि चौकीदार चोर है। मालूम है ना चौकीदार कौन है? यहां पे रेवंत रेड्डी क्या बोल रहे हैं चौकीदार को? नहीं नहीं नहीं, वो बड़े भाई, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई। आज मैं एक और चीज भी, अहम चीज आपसे कहना चाहता हूं। आज का तारीख है 27 सितंबर 2025। 1 साल पहले, एग्जैक्टली सेम डे, इसी दिन 1 साल पहले हैदराबाद में एक रेड हुआ ईडी का। एक घर था रेवेन्यू मिनिस्टर का, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब के घर पे छापा मारी ईडी। 1 साल पहले इसी दिन, एग्जैक्टली सेम डे, 2 काउंट गिनने वाले, नोट गिनने वाले मशीन भी अंदर गए। मैंने बोल रहा हूं, ये टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आ रहा था, टीवी 9 में, इधर उधर बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज। 2 वोट नोट गिनने वाले मशीन अंदर गए। बाहर आज तक क्या आया मालूम आपको? एक लफ्ज भी नहीं आया आज तक, 1 साल बाद। ना ईडी मुंह खोल रही, ना मिनिस्टर मुंह खोल रहा। क्या हुआ? दोनों में क्या है अंडरस्टैंडिंग, कांग्रेस और बीजेपी में? एक कांग्रेस मिनिस्टर पे आप रेड मारते हैं, नहीं केस लगाते आप, बाहर आके नहीं बोलते आप, बाहर आके कम से कम स्टेटमेंट नहीं देते, क्या मिला, क्या बरामद हुआ, नहीं, कुछ नहीं। ना ईडी मुंह खोल रहा, ना मिनिस्टर मुंह खोल रहा। मतलब क्या हुआ? कौन है बीजेपी का बी टीम, कौन किसके साथ मिला हुआ है, समझने की कोशिश करो भाइयों। दूसरी बात मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी और राहुल में फर्क यह है, राहुल बाबा ऊपर बोलते रहते ईडी, सीबीआई, आईटी,
सारे के सारे बीजेपी के बी टीम है, जेब में है उनके इंस्टीट्यूशन। रेवंत रेड्डी क्या बोल रहे हैं? नहीं, सीबीआई काफी अच्छी चीज है, सीबीआई को मैं कालेश्वरम का केस दे रहा हूं, केसीआर को अंदर करना है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर सीबीआई खराब चीज राहुल गांधी बोलते हैं, सीबीआई, ईडी और आईटी को खराब मानते हैं राहुल गांधी, तो रेवंत रेड्डी को किसके नक्शे कदमों पे चलना चाहिए? राहुल गांधी के कि मोदी साहब के? आज देखिए आप क्या हो रहा है तेलंगाना में। तो इसीलिए बोल रहा हूं भाइयों, मैं उनके उनके साथ में मेरी कोई आपस के झगड़ा तो कोई है नहीं उनके साथ। ये आदमी जो है एबीवीपी और आरएसएस में काम किया सो आदमी है, इसीलिए वो खुलेआम कह रहा है। आज देखे होंगे आप उनका बयान, वो खुलेआम कह रहा है, कहीं छुपा भी नहीं रहा हो। वो कह रहा है चीफ मिनिस्टर यहाँ का कि मोदी के स्कूल में पढ़ाई की उसने, कॉलेज हुआ गया चंद्रबाबू के ने, और आज नौकरी कर रहा राहुल गांधी का ने। बीच में हाई स्कूल छोड़ दिया, हाई स्कूल में हमारे पास था, हाई स्कूल में बच्चा अच्छा नहीं था बल्कि हम लोग निकाल बाहर करे। हाई स्कूल हमारे यहाँ था, फेल हो गया, निकाल दिए। तो आज वो भूल गया, उन्होंने बुलाना चाह रहा हो, पर स्कूल गया मोदी का ने आरएसएस में, बाद में हाई स्कूल हमारे पास आया था गलती से, फिर वहां से गया चंद्रबाबू का ने, और बोलता आज की नौकरी मैं राहुल गांधी के पास कर रहा हूं। आप सोचिए समझिए इस आदमी के जो फितरत है, समझने की कोशिश करिए। ये आदमी वहां पे भी टिकने वाला नहीं है, ये आदमी वहां नहीं रहता। देखो आप, मैं आज बोल रहा हूं, आप याद रखो, 2 साल 3 साल बाद जब भी उन्होंने डुबकी मारेंगे बीजेपी में, आप याद रखो इस बात को, ये नहीं रहता वहां पे आदमी। और उसकी फितरत जो है, सेक्युलर आदमी नहीं है इन्हों। आप देखिए उसका हालचाल देखिए आप, वरना ये कैसे चला रहे हैं हुकूमत। मोहब्बत की दुकान बोलते राहुल गांधी, काय का मोहब्बत की दुकान? घर थोड़ना मोहब्बत की दुकान है। केसीआर साहब जब थे हैदराबाद में, उन्होंने 1 लाख गरीबों को जीवो नंबर 58 और 59 में पट्टे दिए। नोटरी जिनके पास था उनकी भी लीगलाइज करने की कोशिश की केसीआर ने। 1 लाख डबल बेडरूम घर बना के दिए आपको केसीआर साहब। ये होता है मोहब्बत की दुकान। आप क्या चला रहे हैं आज? ना एक गरीब को कुछ आपके तरफ से एक स्कीम मिलता है, ना एक गरीब को आपके तरफ से कोई राहत मिलती है, ना एक गरीब को पट्टा मिलता है, ना एक ईंट लगाए आप, फिर भी आप मोहब्बत की दुकान। बुलडोजर भेजना मोहब्बत की दुकान है क्या घरों पे? हाइड्रा भेजना मोहब्बत की दुकान है क्या? चीज है आप सोचिएगा। और यहां पे जो शख्स थे हमारे आपके नुमाइंदे थे, आपके एमएलए थे, मागंटी गोपीनाथ साहब, सेक्युलर आदमी थे, हमेशा आपके साथ थे, गरीबों के साथ थे, कोशिश करते रहते थे। जब भी आप बुलाए आधी रात को भी आ जाते थे। मैं भी आ रहा था यहाँ पे श्री राम नगर और इस इलाके से, मैं देख रहा था कई सारे जगह उनके फाउंडेशन स्टोन लगे हुए हैं, हर जगह हर गली में सीसी रोड या ड्रेनेज या जो भी आपके खिदमत करने के लिए जो भी कोशिश उन्होंने की। आज 5 साल के लिए आपने उनको इलेक्ट किया था, आज 1.5 साल में उनकी इंतकाल हो गई, और इसीलिए कल टिकट पार्टी ने उनकी विडो को, कल मागंटी सुनीता जी को टिकट दिया पार्टी ने, और आपके पास आपके आशीर्वाद के लिए भेजा। उम्मीद करता हूं भाइयों कि उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनको भी आप वैसे ही मौका देंगे जैसा आपने गोपीनाथ साहब को दिया। और आप एक चीज ना भूलिए, आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत जो तेलंगाना में है, बड़ा अजीबोगरीब हुकूमत है, जिसमें कोई वजीर नहीं आपका, जिसमें कोई एमएलए नहीं है आपका, और जिसमें कोई एमएलसी भी नहीं है आपका, कोई नुमाइंदा नहीं है आपका। मुस्लिम कम्युनिटी से पहली हुकूमत है ये कांग्रेस की, आजाद हिंदुस्तान में पहली हुकूमत 80 सालों में, जिसमें आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो इसको कैसे बुलाएं मोहब्बत की दुकान? एक और बात भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अजहरुद्दीन साहब मेरे भी दोस्त हैं, मैं इससे पहले कई बार मिल चुका हूं उनको। इससे पहले उनको टिकट दी थी कांग्रेस ने 2023 में, पर अब उनको भी कट मार दिए। अजहरुद्दीन साहब बड़े जबरदस्त प्लेयर है, कैप्टन साहब, अच्छा फ्लिक मारते हैं उन्होंने, अब उनको भी फ्लिक मार दिए रेवंत रेड्डी, फुटबॉल खेल रहे हैं उनके साथ, उनको ले गए और लटका दिए बीच में कहीं। इससे पहले आमिर अली खान साहब थे, एमएलसी, उनको बना दिया, जबकि गवर्नमेंट का कोई हक नहीं था, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में, उनको ले जाके एमएलसी अनाउंस कर दिए, ऐलान कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब क्या कर रहे हैं इन्हों? अजहरुद्दीन साहब को टिकट नहीं देना था, इसीलिए उनको कट मार के उनको ले जाके बीच में लटका दिए, जबकि मालूम है इनको कि एमएलसी नहीं बना पाएंगे, जबकि मामला पेशी वहां पे चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं भाइयों इसीलिए कह रहा हूं, ना आपकी इज्जत देने वाली, ना आपकी नुमाइंदा रखने वाली पार्टी और हुकूमत, और एक ऐसे लीडर जो उधर भेजने वाले हैं, जो आपके साथ बार बार धोखा करने वाले हैं, इनकी अगर आप तायद करेंगे, इनकी अगर आप सपोर्ट करेंगे, ये तो वही बात हो गई, अपने उंगली से अपने ही आंख नोचने वाली बात हो गई।
इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, आप सोचिए, समझिए, बहक मत जाइए। आप किसी भी हाल, फिर एक बार जो गुमराह करने की कोशिश, बार बार एक ही चीज कहेंगे ये लोग, आप याद रखिए, मैं आज बोल रहा हूं, आप याद रखिए, यही बात बोलेंगे बार बार कि बी टीम है बीजेपी की। कौन? बीआरएस। मिल जाएंगे भाई ये लोग, मिल जाएंगे ये लोग बोल के बोलेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल केसीआर साहब की जब हुकूमत थी, अगर हम मिले जुले थे, एक मिनट के लिए मानिए उनकी बात, सोचिए, अगर हम मिलके थे, अगर हम उनके साथ कुछ चलना चाह रहे थे, तो एक स्कीम कर पाते क्या हम लोग? 12,000 करोड़ रकम पूरे हिंदुस्तान में 10 साल में, 9.5 साल में माइनॉरिटी भाइयों के लिए खर्च करने वाला कोई एक कांग्रेस गवर्नमेंट आप दिखाइए मुझे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, हां, चंद बिलों पे अगर उनके साथ हमने वोट की तो कांग्रेस ने भी की, जीएसटी ने कांग्रेस ने भी मदद दिया, बीजेपी का कई सारे बिलों में कांग्रेस की भी रजामंदी है, सहमति है। इसका मतलब ये नहीं ना कि दोनों मिले हुए हैं। आप देखिए, आज बार बार कांग्रेस यही आरोप लगाती है, इल्जाम लगाती है कि नो बी टीम है। किस वास्ते लगाती है? उनका एक ही एजेंडा है, उनको यह लगता कांग्रेस को कि उनके सिवा, उनके अलावा मुसलमानों को किसी और को वोट देना ही नहीं है। उनको लगता है कि वो ठेकेदार है, गुत्तेदार है मुस्लिम वोट पे और क्रिश्चियन वोट पे। उनको लगता है कि बीजेपी के वहम से, बीजेपी के खौफ से उन्हीं को वोट देना चाहिए और किसी को वोट नहीं देना चाहिए। मैं सोचने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपने क्या कम मौका दिया कांग्रेस को? हुकूमत ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, बल्कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की करीब करीब 60 साल चली। नेहरू के टाइम से लेके इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, आज की दौर राहुल गांधी का, अब तक अगर आप देखेंगे करीब करीब 60 साल कांग्रेस को मौका दिया आपने। कांग्रेस ने क्या किया आपके साथ? अगर आज मुसलमान हिंदुस्तान में, तेलंगाना की तो छोड़िए आप, मुसलमान हिंदुस्तान में अगर आज पिछड़ा है, अगर गरीब है, आज किसको आप दोषी ठहराएंगे? किसको आप पूछेंगे? जो 60 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस, या 9.5 साल हुकूमत चला के आपको 12,000 करोड़ पहुंचाने वाले केसीआर? किसकी जिम्मेदारी है? बार बार सोचिए आप, क्या किया कांग्रेस ने? एक एमएलए नहीं, एक एमएलसी नहीं, एक वजीर नहीं, पर बातें तो काफी करते हैं। 4,000 करोड़ की बात की थी कांग्रेस ने, माइनॉरिटी सब प्लान लाने की बात की थी, 4,000 करोड़ बजट की बात की थी। 2 बजट तो खत्म, तीसरा बजट आने वाला है मार्च में। क्या हुआ फिर? 4,000 करोड़ का बजट मिला किसी को? इमामों को, मौजनों को केसीआर आने से पहले कोई देखे थे क्या कांग्रेस वाले? 5,000 रुपया एटलीस्ट एक ऑनोरोरियम केसीआर साहब दिए। कांग्रेस वाले क्या बोले? 5,000 क्या है भाई, बहुत कम पड़ता। इससे पहले 5 पैसा भी नहीं दिए उन्होंने। जब केसीआर देने लगे 5,000, बोले नहीं नहीं नहीं, 5,000 तो कुछ भी नहीं है, हम 12,000 देंगे। क्या हुआ फिर? 12,000 दिए किसी को? 12,000 तो छोड़िए, वो 5,000 जो केसीआर साहब देते थे, वही अभी 8 महीना ड्यू है, वही 8 महीना नहीं दिए वही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, सोचिए, आप गौर करिए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने भी क्या क्या कहा, क्या क्या वादा किया, क्या क्या बातें करे, अवाम को भी क्या क्या बोले, ये सब सुनिए। आज हम एक नया जबरदस्त कैंपेन भी शुरू करें, कांग्रेस का बाकी कार्ड। बाकी माने किस किस को कितना देना है कांग्रेस को, किस आदमी को कितना बाकी पड़े, लोग कर्जा कितना है, उसको लेके आज एक कार्ड भी लॉन्च करें। मैं हमारे भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास मैं भेजूंगा, उर्दू में भी छापे, घर घर पहुंचाना है, हर किसी को सोचने पे मजबूर करना है कि कांग्रेस को वोट देने में अपना ही तकलीफ बढ़ाना है। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, बार बार बात करते हैं कांग्रेस वाले खबरस्तान की, हमारे जुबली हिल्स में बोराबंडा हो, रहमत नगर हो, यूसुफगुड़ा हो, हर जगह खबरस्तान की बात होती है। भाइयों, हमारे भाई जो है महमूद अली साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनके लीडरशिप में, उनके दस्तखत से एक नहीं दो नहीं 125 एकड़ जमीन देने वाले लीडर है हमारे केसीआर साहब। रंगारेड्डी और मेडचल जिले में हमारे भाइयों के लिए जमीन देने वाले लीडर है केसीआर। एक नहीं दो नहीं 125 एकड़, और क्रिश्चियन के लिए 42 एकड़ दिए हमारे महमूद अली साहब। एक नहीं दो नहीं। भाइयों, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ आपको गिना सकता हूं क्या क्या हमने किया, पर जिंदगी बहुत लंबी है, खिदमत करने का मौका जरूर फिर एक बार मिलेगा। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं काम के साथ, जैसा साहब बोले, काम बोलता है। मैं फिर एक बार आपके आशीर्वाद से मैं उम्मीद करता हूं केसीआर साहब फिर एक बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, रियासत तेलंगाना को फिर एक बार पटरी पे वापस लाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि जुबली हिल्स के हमारे आने वाले चुनाव में आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मदद, हमारे कैंडिडेट जो है मागंटी गोपीनाथ साहब की
विडो जो सुनीता जी हैं उनको मिलेगा, उम्मीद करता हूं। और आप सब भाइयों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, हाँ आएंगे मिनिस्टर आपके पास, मैं जानता हूं। आज मैं मौलाना के पास चले आ गया ना, तो आएंगे मिनिस्टर यहाँ पे भी, पूनम प्रभाकर आएंगे, विवेक साहब आएंगे, कोई और आएंगे। पर याद रखिए, आएंगे जाएंगे मेहमान, रहेंगी बीआरएस, खिदमत करेंगी बीआरएस आपकी हैदराबाद में, आप याद रखिए। ये सारे लीडर इलेक्शन के बाद गायब हो जाएंगे, ये बात याद रखिए। और इंशाल्लाह जल्द से जल्द अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर एक बार शुक्रिया आपका अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं बार बार मिलने का मौका मिलेगा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिल की गहराइयों से मोहतरम केटीआर साहब का शुक्रगुजार हूं जो आज हमारे घर पर तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे मोहतरम महमूद अली साहब डिप्टी सीएम, साबिक़ा डिप्टी सीएम हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे साबिक़ा माइनॉरिटी चेयरमैन भी साहब के साथ तशरीफ़ लाए हैं, शायद आगे कहीं बैठे हुए हैं। माइनॉरिटी चेयरमैन, साबिक़ा माइनॉरिटी चेयरमैन भी हैं, और अब फिल वक़्त जो है हमारे मुजीब भाई भी हैं और इम्तियाज़ भाई, ये सब भाइयों का और हमारे आज़म भाई का, और बिलखुसूस मसीउल्लाह खान साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों के साथ इस नाचीज़ के आखिर के घर पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ, हमारे उलमा इकराम का, हमारे लीडरों का, हमारे तमाम तर भाइयों का, सबका मैं इस्तक़बाल करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप और हम लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन केसीआर साहब की तायद करता है, केटीआर साहब की तायद करता है, तो आप बोलेंगे भाई पार्टी का आदमी है, पार्टी का आदमी पार्टी के आदमी की तायद करता है, खुशी से करता है या मजबूर होकर करता है वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी का आदमी पार्टी की तायद करता है। तो इसलिए पार्टी का आदमी अगर केसीआर साहब की तायद कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो जितनी वैल्यूबल है उससे ज्यादा, करोड़ दर्जा ज्यादा वैल्यूबल ये बात है कि मेरे घर में एक बेचारे खादिमा हैं, काम करते हैं, तो उनकी बच्ची की शादी हुई तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हमारी टीआरएस गवर्नमेंट जाने के बाद वो गरीब बच्ची की शादी हुई, मेरे घर में काम करती है मोहतरमा। तो आप यकीन मानिए वो 1.5 साल से अब तक वो खातिन, वो गरीब औरत जो है कम से कम 100 मरतबा बोली केसीआर साहब अच्छे थे जी अम्मा, मेरे केसीआर साहब अच्छे थे, मेरे 2 बच्चियों की शादी हुई, मेरे को 2 बच्चियों की शादी में फंड मिला, ये बच्ची की शादी हो गई 1.5 साल होगा अब तक फंड नहीं मिला। तो एक जो गरीब की तायद है ना, ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है, और इस फैक्ट को जो है हम दिल से कबूल करते हैं। और हम इस बात को कल भी कह रहे थे, हम कल जो है बांगे दहल कहें, आज भी कहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो भी इलेक्शन आएगा हम केटीआर साहब के साथ खड़े रहेंगे, केसीआर साहब के साथ खड़े रहेंगे, और हम बांगे दहल कहेंगे कि मुसलमानों को बहुत दिल से चाहने के वाले, दिल से मोहब्बत करने वाले, न सिर्फ मोहब्बत का इजहार माइकों में जलसों में करने वाले, बल्कि एक डिप्टी सीएम का पोस्ट देकर, एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन का पोस्ट देकर, और एक जो है डिप्टी मेयर का पोस्ट देकर मुसलमानों को इस कदर मोहब्बतों से देखने वाले शख्स का नाम मोहतरम केसीआर साहब है। और उसी जो है मिशन को हमारे केटीआर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मोहब्बत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, सियासतदान, पॉलिटिशियन वो नहीं होता जिसका दिल और दिमाग कमजोर होता है या जो है बहुत ही छोटा होता है। ये एक ऐसी सीट, ऐसी पोस्ट होती है, यहां बैठने के बाद भेदभाव, हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, मेरा तेरा, ये करने की ये सीट इजाजत नहीं देती। और जब ये चीज किसी के दिल में नहीं होती है तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर होता है। और उस क्वालिटी को हमने मोहतरम केसीआर साहब में भी देखा है। और गुज़िश्ता मेरी जो है मलकाजगिरी में केटीआर साहब के साथ भी मेरा एक स्टेज शेयर हुआ था, वहां मेरी स्पीच हुई थी वहां के एमपी साहब के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमपी के लिए जो कॉन्टेस्ट किए थे उनके लिए मेरा स्पीच हुई थी, तो मैंने वहां पर भी पहली बार जब केटीआर साहब से मिला था
तो एक क्वालिटी, एक कैलिबरनेस जो एक पर्सनालिटी में होनी चाहिए, एक लीडर में होनी चाहिए, एक कौम के जो है लेके चलने वाले में जो सलाहियत होनी चाहिए, वो सारी सलाहियत अल्लाह ने हमारे केटीआर साहब को दी है। क्योंकि मैं देखता हूं कि जैसे हमारे यहाँ पर एमएलसी साहब आए हुए हैं, माशाल्लाह एमएलसी साहब हमारे बैठे हुए हैं, श्रीनिवास रेड्डी साहब, भाई मैं माजिरत खाऊं, श्रीनिवास रेड्डी साहब कहाँ बेचारे दिख रहे नहीं यार, साहब का शुक्रगुजार हूं और अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं कि अनकरीब अल्लाह ताला हमारे केटीआर साहब को फिर से, केसीआर साहब को हमारे दरमियान में एक बेहतरीन पोजीशन देकर बहुत ही जो है अच्छे पोजीशन के साथ अल्लाह हमारे दरमियान में फिर से बिठाएगा। और मैं मोहतरम इम्तियाज़ भाई जो हमारे साहब के ख़ास हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मोहतरम मसीउल्लाह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मोहतरम महमूद भाई साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और हमारे मुजीब साहब, आज़म साहब, ये तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे घर तशरीफ़ लाए। हमारे मोहतरम सोहेल साहब का भी जो माशाल्लाह हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि टीआरएस पार्टी को आप जो है साथ दें और जितने भी हमारे हजरात जिनसे कल से मेरी बातचीत हो रही है, उन सब की बात इंशाअल्लाह ताला मैं मोहतरम केटीआर साहब को पहुंचा चुका हूं और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आप हजरात को भी वो सारे मौक़े, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला फराहम होंगी जो आप चाह रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया और जितने हजरात तशरीफ़ लाए हैं, सबसे मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप सबके लिए खाने का इंतज़ाम किया हूँ, आप हजरात खाना खा के तशरीफ़ ले जाएंगे। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट, डायनामिक लीडर केटी रामाराव साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं और ख़ास तौर से हमारे बुजुर्ग शख्सियत मजहबी रहनुमा अहमद नक्शबंदी साहब के घर पर, और उन्होंने हमेशा से ही हमारी पार्टी की तायद की है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितने लीडर्स हैं, अगर सब में कोई सेकुलर लीडर है तो केसीआर साहब, और मुसलमानों को चाहने वाले कोई लीडर है, दिल से चाहने वाले, वो केसीआर साहब है। दुनिया में इंसान को सबसे अहम चीज तालीम है, वो तालीम देने वाले लीडर केसीआर साहब है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब हमारे पहले वजीर तालीम थे। रहने वालों को वो तालीम चाहिए तो जब ही हम तरक्की कर सकते हैं। वही उसका बेड़ा जो है, अब इलेक्शन का टाइम है, आप जानते हैं जुबली हिल्स में हमारे बहुत से लीडर्स हैं, मैं सब यहाँ पर सबका नाम नहीं ले सका, माफी चाहता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तालीम एक ऐसी चीज है, केसीआर साहब ने एक बार बड़ी मीटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूँ मुसलमानों को खुशहाल देखना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं एक दिन का सर्वे करवाया था। सर्वे में मुझे मालूम हुआ था कि मुसलमान तालीम से बहुत महरूम हो चुके हैं। तालीम ना होने की वजह से वो ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच सके, जबकि यहाँ मुसलमानों ने काफी बरसों तक हुकूमत की है और इन लोगों को तालीम देने के लिए कभी भी कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी। और केसीआर साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, जिसमें 1,50,000 बच्चे तालीम हासिल करते थे। वही कांग्रेस 50 साल हुकूमत की, सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, जिसमें सिर्फ 1,500 बच्चे पढ़ा करते थे। तालीम हमारी कौम को देने वाले तो महान और महात्मा लीडर है केसीआर साहब है। इसलिए आज जुबली हिल्स के इलेक्शन है, हम लोग आए और खास तौर से हमारे बहुत अच्छे लीडर केसीआर साहब के साहिबजादे अलग बात है, मगर उनकी जो सलाहियत है, काम करने की जो सलाहियत है, हिंदुस्तान में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स है या बड़े बड़े कायदीन है, उनकी औलादों में अगर सबसे नंबर 1 है तो हमारे केसीआर साहब, जिन्होंने सेकुलरिज्म को भी आगे बढ़ाया। मैं एक ही बात बताता हूँ, मैं कल प्रेस में भी कहा कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1948 में हमारी स्टेट जो निजाम स्टेट से एक जमहूरी स्टेट कायम हुई। 1948 से 2014 से पहले तक फिसादात चलते रहे। जिस दिन केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने, मैं खास तौर से मुफ्ती हमारे मौलाना से कहना चाहता हूँ, एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, मुसलमान खुशहाल जिंदगी गुजारे तो टीआरएस बीआरएस के पीरियड में गुजारे। आज यकीनन मुसलमानों के दिल में केसीआर साहब है और केटीआर साहब है। अभी देखिए, आप कई लोग केटीआर साहब से मिले तो एक ही बात करें, साहब अभी इस मरतबा आप आ जाइए, हमको सुकून मिल जाएगा। तो हम तो मेरे तमाम भाइयों को, क्योंकि आप तमाम लोग हमारे मौलाना साहब को और हम भाई को सुनना चाहते हैं, मैं 2 लफ्ज कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में, मैं तो चाहता हूँ दुनिया में केसीआर साहब का वैसे लीडर नहीं है।
वो जिस तरह हुकूमत की है, जिस तरह तेलंगाना को तरक्की दिलाए और मुसलमानों को उनका हक दिए, इतने स्कीम आए आज तक किसी ने, खासतौर से इमाम और मोहतरम हजरात को हदिया देने वाले को हिंदुस्तान में नंबर 1 है वो केसीआर साहब। तो हमारे शादी मुबारक इसी मुसलमान बच्चियां जो है बाहर के अरबों को करते थे नजबंदी साहब, केसीआर साहब को जब मालूम है उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे बच्चों की शादी यही होना चाहिए।